ये जो सरकार की तरफ से एक तरफ नाइट कर्फ्यू को की घोषणा की जा रही है, दूसरी तरफ से दिन में बड़ी-बड़ी रैलियां की जा रही है और मजेदार बात यह है कि रैली करने वाले लोगों में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे लोग शामिल हैं। यानी जो लोग इस तरह की घोषणा के लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों के ऊपर इस तरह की घोषणा करने का और इस तरह से लॉकडाउन या कर्फ्यू इम्पोज करने का संवैधानिक अधिकार है जिन्हें, कि राज्यव्यापी या देशव्यापी या कुछ खास इलाके में इस तरह के कर्फ्यू या लॉकडाउन को की घोषणा की जाती है। क्या आपको लगता है कि आम जनता क्या वाकई इस देश में इतनी ज्यादा जाहिल हो गई है? मैं जाहिल शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं कि क्या आम जनता इतनी जाहिल हो गई है कि जनता इनके बहकावे में फंस रही है कि एक तरफ नाइट कर्फ्यू रात में और दिन में रैली। वरुण गांधी ने भी इसकी तरफ आज इशारा किया है। तो क्या है हकीकत, क्या है? देखिए अभिषेक, मैं ये तो भारत के मतदाताओं के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो जाहिल हो गए हैं या वो कुछ इस तरह से दिमागी तौर पर सोच नहीं पा रहे हैं। भारत के मतदाताओं के पास एक बहुत ही अमोघ अस्त्र है और उसको वो समय-समय पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए चुनाव जितना महत्वपूर्ण जितनी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, उससे कहीं अधिक आवश्यक जो प्रक्रिया है या जो बात है, वो है नैतिक और साफ-सुथरी लोकतंत्र के लिए हमारे राजनेताओं की ओर से किए जाने वाले लोकतांत्रिक आचरण को लेके है। मेरे कहने का जी, मतलब ये है कि लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया किसके लिए है? हम ही लोगों ने तो अपने लिए बनाई है और हम ही लोग जी, उसका अगर पालन ना करें तो हमारे बीच से जो निकले राजनेता हैं, वो उसका एक माहौल बना दें, तो फिर उसके बाद रह क्या जाता? तो यानी हमारे लोग ही अपना मज़ाक उड़ाएँ। आपने अभी कोरोना की बात कही। ये बिल्कुल सही बात है कि रात में कर्फ्यू आप लगा दीजिए। अच्छा, पहले तो कर्फ्यू की बात भी मैं आपको समझा दूँ कि कर्फ्यू के जो निर्धारित मापदंड 1947 के बाद से अब तक चले आ रहे हैं, उन मापदंडों में कोई कानूनी तौर पर कोई संशोधन नहीं किया गया है। जी, और वो पर कर्फ्यू बहुत जो कोरोना कर्फ्यू जो है कोई संसद की ओर से या किसी और भी विधानसभा की ओर से पास नहीं हुआ है कि उसमें कोरोना के दरमियान इस तरह से कर्फ्यू लगाया जाता है। आपको याद होगा शुरुआत में तो एक एक थोड़ा-सा एक नैतिक पक्ष का ध्यान में रखते हुए जनता कर्फ्यू कहा जाता था, कि जनता जी, कर्फ्यू रहेगा। अब तो जनता कर्फ्यू भी नहीं कहा जाता। अब कर्फ्यू सीधे-सीधे कर्फ्यू कहा जाता है जो कि कानूनी तौर पर मेरी समझ से तो अ, ना तो जायज़ नहीं है और ना ही उचित है। तो दूसरी बात ये है कि देखिए रात में ये बिल्कुल आपने बहुत मार्के की बात कही कि ऐसा कैसा कोरोना का जो संक्रमण है कि केवल रात को ही हुआ करेगा। अरे सर्दियों का मौसम चल रहा है, धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है और रात 11 बजे के बाद तो आप देखिए वैसे ही हम लोग ब कितने 100 में से कितने लोग सड़कों पर निकलते हैं? जी, बमुश्किल 10 लोग। तो 100 में 10 लोग या 15 लोग अगर निकलते हैं, तो एक तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले से ही कर रहे हैं क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा है। दूसरा, जी, मास्क तक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी दूरी बनी हुई है। जब आवश्यकता है, तब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह ज़ाहिर-सी बात है कि दिखाने के लिए है। हमने देखा था कि बीते दिनों जब पिछले साल कुंभ में ये बात आई थी और किस तरह के लाखों लोग जुटे थे और अगर मुझे ठीक संख्या याद है, तो बड़े-बड़े करीब-करीब 68-69 साधु जो थे, वो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे और इनमें तो जी, एक मंडलेश्वर भी थे, जिनकी मौत हुई थी। तो जी, अब जब ऐसा ये उन लोगों पर चूंकि सबकी निगाह थी इसलिए उनकी निधन का पता चल गया लेकिन लाखों लोग अपने अपने प्रदेशों में लौटे लौटे थे तो कोरोना का संक्रमण लेके लौटे थे अब जब लौटे तो उन्होंने और विस्तार दिया पिछली लहर क्यों भयानक थी पिछली लहर क्यों भयावह थी इसीलिए भयावह थी कि उसमें एक बड़ा कारण कुंभ में पहुंचे लाखों श्रद्धालु भी थे तो जब वो लौटे तो उन्होंने विस्तार किया एक बात दूसरी बात ये है कि इसके बाद भी हम लोग सबक नहीं सीखे। आपको बंगाल चुनाव की याद होगी। बंगाल चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी ने
बहुत अपील की केंद्र सरकार से कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, हम आप आमने सामने लड़ सकते हैं, सियासत कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। और इसीलिए सारी चुनावी रैलियां रद्द कर दी जाएं। आपको याद होगा, जी, लेकिन उन्होंने तो एक फेज में चुनाव कराने की बात भी कही थी। बिल्कुल, लेकिन किसी ने ममता की बात पर कोई उस तवज्जो नहीं दी, ना तो चुनाव आयोग ने, ना केंद्र सरकार ने, ना लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए, क्योंकि अब उस समय ममता इसलिए नहीं अपनी ओर से स्थगित कर सकती थी कि जो प्रशासनिक अमला है वो चुनाव आयोग के मातहत हो जाता है आचार संहिता लगने के बाद से। तो ममता बनर्जी के हाथ में कुछ था नहीं, जो कुछ करना था केंद्र सरकार को करना था, और ऐसा हुआ नहीं। केवल उनके समर्थन में राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने अपनी रैलियां, सारी रैलियां, मुझे अगर ठीक याद है तो तीसरे चरण के बाद सारी रैलियां स्थगित कर दी थी या रद्द कर दी थी, और ममता बनर्जी के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही थी तो वो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी। तो हमने जब बंगाल में उदाहरण देख लिया, हमने जब उत्तर प्रदेश के कुंभ का उदाहरण देख लिया, तो इस तरह का मजाक हम क्यों करना चाहते हैं? मुझे हालांकि आजादी के आंदोलन में एक ये पोएट्री लिखी गई थी, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि अगर हम कुंभ के संदर्भ में कहें कि कोरोना के शहीदों की कब्र से आवाज आई है, वही हमसे मिले आकर जो अपनी जान पर खेले, उधर दुनिया की उल्फत है, इधर लुत्फे सियासत है, ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे उसे ले ले। जी अभिषेक जी, सेकंड राउंड में हम अब आगे बात करेंगे। कि मौजूदा परिस्थिति में जो हालात उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के बने हुए हैं कि किसी भी संवैधानिक संस्था की कोई हैसियत नहीं रह गई है। इस प्रकार का एक माहौल बन गया है कि सरकार किसी की सुनती नहीं है, या फिर संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने में खुद को असहाय पा रही हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से वो असहाय है नहीं, ये सिर्फ मन की कमजोरी है या कुछ लालच है, ये कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ले आकर सीएजी बनाया जाता है। आज तक किसी ने सीएजी को किसी बड़े मुद्दे पर बोलते हुए नहीं देखा। पीएम केयर फंड की जांच सीएजी नहीं करेगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है और सीएजी इस पे चुप रहते हैं। ये हालात चुनाव आयोग के हैं कि चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था में जगत की का ऑफर दिया जाता है, वो चले जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव आयोग में केंद्र सरकार से डिसेंट व्यू रखते हैं, लेकिन डिसेंट व्यू रखने के बावजूद वो ल्यूक्रेटिव ऑफर वो स्वीकार कर लेते हैं। ये हालत संवैधानिक संस्थाओं की है। लेकिन बात जब आम जनता की आती है, आम जनता के मुद्दे पे राजेश बादल जी, आपको याद होगा इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जिन्हें बलि का बकरा बनाया गया कैबिनेट एक्सपेंशन में, वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं। वो बात कौन करते हैं? तो लव अग्रवाल सेक्रेटरी। डिमोनेटाइजेशन की बात होती है, अरुण जेटली नहीं आते हैं। डिमोनेटाइजेशन पर डे बाय डे जो सर्कुलर आता है, कोई नया चेंज होता है कुछ, तो वो बताने आते हैं हसमुख अढ़िया नाम के आईएएस अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये इस देश में हालत है कि मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है, कैबिनेट की कोई अहमियत नहीं है। तो जनता के ऊपर कैसे ये मान लिया जाए कि जनता इनके नाइट कर्फ्यू का पालन करेगी? आप म्यूट हैं। देखिए अभिषेक जी, दो बातें हैं। पहली बात तो एक जो आपने अभी कही कि किस तरह से केंद्रीय संस्थाओं और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रतीकों को पंगु या विकलांग बना दिया गया है। आपको याद होगा 7-8 साल पहले जब यूपीए सरकार थी, तो सीएजी की एक रिपोर्ट जिसमें ये हुआ था कि 1,76,000 करोड़ रुपया का केंद्र ने घोटाला किया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो जो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, और बाद में गलत भी साबित हुआ। क्या बीते 7 वर्षों में सब कुछ इस देश में ठीक हो रहा है? कि इस दरमियान क्या कोई सीएजी बोला है? क्या इस देश में कोई दूसरी संस्था अपनी रिपोर्ट्स में जो आ रही हैं, कुछ उन्होंने इस तरह की कोई हकीकत या कोई तस्वीर पेश की है? एक बात। दूसरी बात, अभी अजय जी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि देश में लोकतांत्रिक चुनाव टाले नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सही है, प्रावधान तो नहीं है, लेकिन टाले गए हैं। जंग भी नहीं हुई, तो भी टाले गए हैं। कोई आंतरिक गड़बड़ी उस तरह से नहीं हुई, तो भी टाले गए हैं, और एक बार नहीं अनेक बार टाले गए हैं। आपको याद होगा जब अयोध्या में ये
विध्वंस हुआ था ढांचे का, विवादित ढांचे का, तो उसके बाद कुछ सरकारें गिरी थीं और राष्ट्रपति शासन लगा था। पूरे 1 साल के लिए। हाँ, कुछ राज्यों में अशांति हुई थी। तो मुझे याद है कि 2-2 3-3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन, मुझे तो एकदम तुरंत जो याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बढ़ा था, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा, फिर 3 जी। महीने के लिए बढ़ा। ऐसे 7 या 8 बार राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया था, जबकि ना उस समय अशांति रह गई थी, जो तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ हुई थीं, जिससे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी थी, वो उस घटना के, दुर्घटना के, उस हादसे के 2, 3, 4 महीने में सामान्य हो गई थी। ना देश में पाकिस्तान ने कोई युद्ध थोपा था, चीन ने कोई युद्ध थोपा था, ना कोई इस तरह की ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन करीब-करीब 2 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा और चुनाव टाले जाते रहे। 93 में जाकर के चुनाव हुए थे। तो मुझे याद है कि ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। चुनाव आयोग अब टीएन शेषन साहब से हम लोग कई बार साक्षात्कार किया। एक बार हम लोगों ने उन्हें मीट द प्रेस में बुलाया था और हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि जो खौफ था उनका, हम लोगों से तो कोई सीधा संबंध था नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं राजनेताओं का ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, ऐसा कुछ जी। कहा था उन्होंने। ये बात है 96 के पहले चुनाव के पहले की बात है। तो मैं राजनेताओं का नाश्ता करता हूँ और चुनाव नहीं होने दूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर ये नहीं सुधरेंगे, तो जो उस समय आपको याद होगा बिहार, उत्तर ये बात प्रदेश। जो आप कह रहे हैं मैं आपको याद दिला दूं, राजेश हुँ, बादल जी, 1993 में बंगाल का राज्यसभा चुनाव था जी, और संवैधानिक शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, चुनाव आयोग बनाम केंद्र सरकार। जी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति पर फैसला नहीं दे देता, कोई चुनाव में नहीं होने दूंगा। ये शेषन जी का स्टेटमेंट था। जी, और उसके बाद बंगाल का राज्यसभा चुनाव टल गया। प्रणब मुखर्जी को नरसिम्हा राव ने मंत्री बनाया था, जो कि वो कॉमर्स मिनिस्टर बनाए गए थे, डब्ल्यूटीओ वगैरह का मामला था, हुँ, गैट गैट वाला। उनको बिल्कुल, कैबिनेट में लाया गया था, लेकिन वो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे और उस टलने की वजह से मुखर्जी साहब को एक बार रिजाइन करना पड़ा था बिल्कुल। तो मैं वही और तो वो कह रहा टीम हूँ कि चुनाव सरकार जब कुछ नहीं कर टीएन पाई थी। टीएन शेषन ने साफ कहा था कि मैं चुनाव नहीं होने दूँगा। अब जी। चाहे आप उसको असंवैधानिक मान लीजिए, चाहे आप उसको भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ मान लीजिए, लेकिन एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश में ऐसा आया था, जो डंके की चोट पर कहता था कि मैं अगर ये नहीं राजनेता सुधरे, तो मैं चुनाव नहीं होने दूँगा। नहीं होंगे इस देश में चुनाव। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त उस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो इस देश में चुनाव कराने वाली कोई दूसरी समानांतर एजेंसी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग ही अपने आप को बौना, नाटा, बारीक, महीन, दुर्बल महसूस करे, तो कोई क्या करे? आपको याद होगा 96 के चुनाव में कहीं से आपको बूथ कैप्चरिंग और हिंसा और इस तरह की घटनाएँ हुई थी? क्या पीसफुल एटमॉस्फेयर में चुनाव हुए थे और ये केवल टीएन शेषन का कमाल था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ आपको कि अभी तो ये है, मत रोकिए आप चुनाव, रैलियाँ आयोजित करते रहिए, रात का फर्जी कर्फ्यू इस तरह से लगाते रहिए। अभी तो मकर संक्रांति आएगी, पोंगल आएगा, लोहड़ी आएगी, शिवरात्रि आएगी, रामनवमी आएगी, होली आएगी, ईद आएगी और इन त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। क्या मकर संक्रांति पर गंगा में नहाने वाले लाखों नहीं होते? आप बताइए? क्या इस तरह के जो अन्य आयोजन होते हैं, उनमें सार्वजनिक तौर पर लोग नहीं पहुंचते? तो ये एक बहुत गंभीर चुनौती है और तीसरी लहर के बारे में केवल भारत ही नहीं, समूची दुनिया में यूरोप का तो हाल हम देख ही रहे हैं। तो समूची दुनिया जब संवेदनशील है, तो मुझे अजीब-सा लगता है कि एक पार्टी जिसको चुनाव का एक नशा है, अफ़ीम की तरह नशा है, जो केवल चुनाव लड़ना जानती है, जो केवल चुनाव के नशे में गाफ़िल रहती है, वो चुनाव के बारे में उसको स्थगित करने के बाद भई हम तो भी नहीं चाहते। ये बात सही है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव नहीं होना, टालना या नहीं होने देना, ये अपराध जी। इस अपराध से बड़ा कोई अपराध नहीं है। लेकिन मैंने उदाहरण आपको बताया कि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर असाधारण स्थितियाँ हों, आपात स्थितियाँ हों, तो चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। जी।
क्या वाकई इस देश में सिविल सोसाइटी नाम की जो चीज होती है, कि सिविल सोसाइटी इन सब चीजों पे मुखर होती है, तो क्या ये सिविल सोसाइटी सिर्फ अब चैनलों तक और सोशल मीडिया तक सिमट गई है? क्या अब सिविल सोसाइटी सड़क पर उतर के, या सिविल सोसाइटी के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष के लोग, भीड़ वाले लोग अब सदन में आपको दिखते हैं जो इस तरह से समाज की बात करेंगे, दलगत हित से ऊपर उठकर बात करेंगे और पार्टियां उनका संज्ञान लेगी? क्या ये हालात अब है? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। अभिषेक, आपने सिविल सोसाइटी की बात कही है और सिविल सोसाइटी को अगर हम पिछले 100 वर्षों में देखें तो बार-बार हमने देखा है कि जो नौजवान पीढ़ी है, नई नस्लें हैं, उन्होंने हरदम इस सोसाइटी को बदलने का, देश को बदलने के काम किया है, आगे आई हैं। बेशक बुजुर्ग लोगों ने एक लीडरशिप सँभाली है, लेकिन अगर आप देखें आज़ादी से पहले सरदार भगत सिंह से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, तो एक एक ऐसी पीढ़ी थी जो जवान थी। 1974 के आंदोलन में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था और हम सब लोग उस आंदोलन में कूद पड़े थे, तब भी वो नौजवान पीढ़ी थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत सभी जो सारे देश की जो सिविल सोसाइटी है, पिछले 2.5 सालों में कोरोना ने बुरी तरह समाज को तोड़ डाला है। जो यूथ अपने करियर के सपने देख रहा था, उसने जो है अपने आप को बहुत ही जटिल स्थितियों में जा रहा है। तो जबकि हम अगर देखें आबादी और आंकड़ों के हिसाब से, तो ये देश जवान देश माना जाता है। तो जब किसी देश में जवान खून की इस तरह से उपेक्षा हो, जवान खून इस तरह से हताश हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको निपटना मुश्किल हो जाता है। 40 साल पहले अदम गोंडवी ने क्या लिखा था? जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, ये बहला रही है कौम को, किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए। तो ये बात है, आपने अब 8 बजकर 59 हो रहा है। जी, संक्षिप्त जी। में यही बात है और बिल